गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट हैं। तो आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 22 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, और टोटल आर्टिकल्स कितने हैं इसमें? तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे। अब ये आर्टिकल्स भी बढ़ चुके हैं क्योंकि अंदर जो है किसी भी आर्टिकल के साथ ABC लगा के उसको बढ़ाया गया है। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बढ़ गए हैं, लेकिन नंबर जो है ओरिजिनली कितना था तो 395, और पार्ट्स भी ओरिजिनली 22 थे, लेकिन अब इसमें इंक्रीमेंट हो गया है, 25 हो गए हैं ये। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उनका नाम क्या है। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये पार्ट ये जो है चीज़ कौन से पार्ट में रखी गई है, तो कौन सा चैप्टर किस पार्ट में है वो आप जो है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला पार्ट जो है, आपको पता है कि इंडिया या कोई भी स्टेट हो वो अपनी टेरिटरी से जाना जाता है। स्टेट तभी कहते हैं जब वो टेरिटरी हो, उसके अंदर कोई लैंड हो, ठीक है, उसका कुछ बाउंड्री हो। तो स्टेट तब कहा जाएगा जब कोई टेरिटरी एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो इंडिया का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है उसमें सबसे पहले टेरिटरी की ही बात की गई है। तो ये बताया गया है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, और उसकी टेरिटरी कहाँ कहाँ होगी, कहाँ कहाँ तक उसकी लिमिट होगी उसकी इंडिया की टेरिटरी की, वो पहले पार्ट में बताया गया है। आर्टिकल जो लगता है वो 1 से लेके 4, ठीक है, 1 से लेके 4 आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया क्या है और उसकी टेरिटरी कहाँ कहाँ तक होगी। ठीक है, सेकंड जो है वो है सिटीजनशिप से रिलेटेड। ठीक है, आप स्टेट का जब पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट ये होता है कि उसकी स्टेट में एक टेरिटरी होती है। स्टेट तभी कुछ कहा जाएगा जब जो है टेरिटरी एग्जिस्ट करती हो। फिर उसके बाद उसके अंदर पॉपुलेशन हो, तो पॉपुलेशन भी है। सिटीजनशिप इसी से रिलेटेड है कि इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, मतलब इंडियन टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं, उनको इंडिया का सिटीज़न कहा जाए या ना कहा जाए, और कहा जाए तो किन कंडीशंस में कहा जाए। तो वो सारी कंडीशन जो इंडिया की टेरिटरी में रहने वाले लोगों को सिटीज़न बनाती है इंडिया का, वो दिया हुआ है चैप्टर 2 में। ठीक है, और किस तरह से इंडिया की टेरिटरी में रहने वाला कोई आदमी वो सिटीज़न नहीं कहलाएगा इंडिया का, वो भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 में दिया हुआ है, 5 to 11। ये लर्न करने की चीज़ें डायरेक्ट मिलाने उलाने को दे देता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से 4 आर्टिकल में है। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 में है। फंडामेंटल राइट ये तीसरा पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल लिया हुआ है, 12 से लेकर 35 तक। तो फंडामेंटल राइट्स ये एग्जिस्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, तो ये जो सिटीज़न हैं, जो इंडिया के सिटीज़न होंगे, उनको कौन सा राइट हासिल है। ठीक है, उनको कौन सा राइट प्राप्त है। ये राइट जो होते हैं वो सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट की ज़रूरत क्यों है किसी सिटीज़न को या किसी भी पर्सन को, फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि विदाउट फंडामेंटल राइट बहुत चांसेस हैं कि जो अथॉरिटी हो या जो पावरफुल लोग हों, वो जिनके पास पावर नहीं है, जो पुअर है, जिनके पास एग्जिस्टेंस की अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने की कमी है, तो वो क्या होगा, उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने की कोशिश करता है जो गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर या गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई है, उसके थ्रू सिटीज़न का जो है हो सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए है, पावरफुल टू अनपावरफुल पर्सन। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिलता है।
फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन कर रहा है तो आप आर्टिकल 32 में दिया हुआ है कि आप जाके जो है हाई कोर्ट या यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट की बात की है, सुप्रीम कोर्ट में जाके डायरेक्ट जो है आप याचिका दे सकते हैं, वहाँ से आप रिलीफ पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पार्ट 4 है, फंडामेंटल राइट के बाद पार्ट 4 है जिसको कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 to 51 लगता है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है बताता है कि जो ये सिटीज़न हैं जिनको राइट भी हासिल है फंडामेंटल राइट, वो जो है अपनी उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी लाएगी। गवर्नमेंट अपने मनमानी पॉलिसी नहीं ला सकती है, गवर्नमेंट को समझबूझ के जो उन सिटीजन्स के लिए अच्छा है वो पॉलिसी लानी है। ठीक है, और इसके लिए ये पॉइंट्स दिए हुए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, वो सिद्धांत वो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिसको अडॉप्ट करना है। जैसे एक प्रिंसिपल है कि जो आपकी रिसोर्सेज हैं, इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो कहीं एक जगह कलेक्ट ना हो जाए। कहने का मतलब है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे जो है ये रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में आ जाए और बाकी पॉपुलेशन उससे जो है लैग कर जाए। ठीक है, उससे डिफ़र हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ बनाएगी उसमें इस तरह का प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखी है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए, एग्रीकल्चर को बचाने के लिए। ठीक है, और आपके जो है लीगल एड की बात की गई है, इसमें जो है बच्चों को सेव करने की बात की गई है, वीमेन और ओल्ड पीपल को जो है सेव करने की बात की गई है कि इनके लिए जो है काम करना है। तो कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं ये DPSP में बता दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरह से गाइडेंस का काम करती है स्टेट के लिए, ये गाइडेंस का काम करती है। जब गवर्नेंस की बात आएगी तो ये फंडामेंटल की तरह खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कि क्या पॉलिसी बनाने जा रहे हो तो इसको पहले देख लो तब बनाओ। तो 36 से 51 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये फंडामेंटल राइट के बाद आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखिए 4th A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ लगाया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्चुअल में ये जो है पार्ट हमारे यहाँ था नहीं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा गांधी ने जो है एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन आई और रिकमेंडेशन में ये कहा गया कि जैसे कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वैसे ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। मतलब रशिया से आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट कर लीजिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो रशिया से लिया गया है और उसके अंदर जो प्रोविज़न है वो बनाए गए बाद में। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है रिकमेंड किया तो इंदिरा गांधी ने इसको बनाया था और इंदिरा गांधी ने 1942 में इसको ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 1942 नहीं, 42nd अमेंडमेंट से 1976 इसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो ये 4th A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो ये बताया गया कि देखिए आपकी एक टेरेटरी है, टेरेटरी में रहने वाले लोग सिटीज़न हैं। ठीक है, और सिटीज़न कैसे होंगे ये पार्ट 2 में बता दिया गया। सिटीज़न है तो इनके कुछ फंडामेंटल राइट होने चाहिए वरना ये इनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। फिर फंडामेंटल राइट है तो फिर उसके बाद इनको बता दिया गया कि इनके लिए जो ये सिटीज़न है इनके लिए कौन से वर्क स्टेट करेगी या गवर्नमेंट करेगी, तो वो DPSP में बता दिया गया। फिर उसके बाद देखिए ये जो सिटीज़न हैं इनकी भी तो कुछ ड्यूटी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट अपना काम करती रहे इनके लिए और ये उसकी वैल्यू ना समझें या स्टेट जो है इसकी वैल्यू ना समझे। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको एग्जिस्ट कराना या जिसको जो है बचाए रखना ये सिटीज़न की ड्यूटी है। कौन कौन सी चीज़ें सिटीज़न के ऊपर अप्लाई होंगी, तो गवर्नमेंट के ऊपर तो फंडामेंटल राइट इनको दे दिया गया तो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। DPSP दे दिया गया तो गवर्नमेंट को ड्यूटी दे दी गई कि ये करिए आप इनके लिए। अब ये जो है बात नहीं लिखी गई थी तो उसको उन्होंने जो है इंदिरा गांधी ने इसको ऐड किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, नागरिकों की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए पार्टी दो तरह की होती है, एक होती है राइट एक्सट्रीम राइट पार्टी, एक राइट विंग होता है, एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है सेंट्रल। ठीक है, एक होता है सेंट्रल, बीच में सेंट्रल पार्टीज़। ये जो सेंट्रल वाली होती है वो लेफ्ट और राइट दोनों को बैलेंस करके चलती है, इसमें कांग्रेस है। ठीक है, लेकिन पार्टीज़ कोई भी हो, खासकर राइट पार्टीज़
जैसे बीजेपी है, ये राइट विंग पार्टी है और इसका पूरा फोकस रहता है कि ड्यूटी को ज़्यादा फोकस किया जाए, किसी भी तरीके से ड्यूटी लोगों को याद दिलाई जाए, ठीक है, कि आपकी ड्यूटी है नेशन के प्रति, आपकी जो है ड्यूटी है कि आप ऐसे करिए, तो ड्यूटी पे ज़्यादा जोर देती है इन राइट विंग पार्टियाँ। और जो लेफ़्ट विंग पार्टियाँ होती हैं वो जोर देती हैं फंडामेंटल राइट्स या राइट्स पे, ठीक है, ये राइट्स पे बहुत ज़्यादा जोर देती हैं कि आपका ये राइट है, आप मांगिए। तो ये थोड़ा डिफरेंस है जो पार्टीज़ की थिंकिंग होती है उसमें है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है राइट और लेफ्ट विंग का, ठीक है। तो आप राइट पार्टीज़ और लेफ्ट विंग पार्टीज़ में अंतर जानते रहिए। ये ड्यूटी पे बहुत जोर देती हैं और ये जो है राइट्स पे ज़्यादा जोर देते हैं, और जो सेंट्रल होती है पार्टीज़ वो दोनों का बैलेंस बना के चलती है। तो ये फंडामेंटल राइट तो दिया गया था, ड्यूटीज़ नहीं दी गई, तो इंदिरा गांधी ने इसको डाला। और वैसे भी कोई भी रूलर हो उसका पूरा फोकस रहता है कि सिटीजन्स उसकी बात मानते रहें, बात तभी मानेंगे जब वो अपनी ड्यूटी को समझेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कोई भी सिटीज़न हो अगर वो बहुत अवेयर है तो उसको अपने अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा डिमांड करनी चाहिए स्टेट से, ठीक है। ड्यूटीज़ है लेकिन राइट ऊपर आता है, ड्यूटीज़ थोड़ा पीछे आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चैप्टर जो आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो पार्ट है 5th, ठीक है। पार्ट 5th में देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनियन के बारे में बताया है। मतलब ये टेरिटरी है, टेरिटरी के अंदर पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट भी हो तो अब ये जाके स्टेट बनेगा, ठीक है। स्टेट का फॉर्मेशन तभी होगा, एक टेरिटरी हो निश्चित, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, समझ में आया, नेशन बिल्डिंग का, ये स्टेट फॉर्मेशन का। एक टेरिटरी होनी चाहिए फिक्स, उसके अंदर पॉपुलेशन, उसके बाद इन पॉपुलेशन को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट, और तब जाकर ये स्टेट कहलाएगा। तो देखिए द यूनियन, ये अब गवर्नमेंट की बात आएगी, किसकी की बात हो गई, टेरिटरी की बात हो गई, सिटीज़न की बात हो गई, सिटीज़न के लिए क्या करना है वो बात हो गई, सिटीज़न के फंडामेंटल राइट हैं वो हो गई, ड्यूटीज सिटीज़न की क्या है बता दी गई। अब गवर्नमेंट पे आ रहा है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कितने तरह की होगी। तो हमारा इंडिया जो है फेडरल सिस्टम है, आप ये जानते रहिएगा, पहले ही लिखा है इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है, यूनियन है स्टेट का। तो एक इसका सेंटर है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी सब स्टेट है जो इससे जुड़े हुए हैं, निकल नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो ये है स्टेट्स और ये है यूनियन, ठीक। तो यूनियन की एक गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट की गवर्नमेंट होगी। तो दो तरह की गवर्नमेंट के बारे में यहाँ बताया गया है। पहला जो है चैप्टर 5 जो है यूनियन के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ये सेंटर में जो अथॉरिटी है उसके लिए है। तो द यूनियन 52 से 151 तक है, आर्टिकल 51 से 52 से 151। तो सबसे पहले इसमें जो है प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, एग्जीक्यूटिव है ना, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, 3 पार्ट होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के। तो यूनियन गवर्नमेंट के भी 3 पार्ट, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया जाएगा, पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, मिनिस्टर, इन सब के बारे में। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव के बारे में बात किया जाएगा, पार्लियामेंट कैसे बनेगी, पार्लियामेंट के कितने पार्ट होंगे। फिर जुडिशियल पे आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेगा। तो इस तरह से द यूनियन पार्ट में बटा हुआ है। इसके बाद देखिए द स्टेट, मतलब स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर क्या रहेगा, वही चीज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, यहाँ सीएम की बात होगी, ठीक है, गवर्नर, सीएम। फिर उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, इसकी बात होगी। फिर हाई कोर्ट की बात होगी, लोअर कोर्ट भी इसी में है। इसके बाद देखिए 7वां पार्ट जो था वो रिपील हो गया है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट से हुआ, तो 7th अमेंडमेंट से ये रिपील हुआ है 1956 में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है कि 7वें अमेंडमेंट से ये 7वां पार्ट जो है 7 से 7 को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8th पार्ट। अब ये है यूनियन टेरिटरीज़। ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज़, मतलब आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है। और इस इंडिया के अंदर जो है इंडिया की टेरिटरी के बारे में इसमें 2 गवर्नमेंट बता दी उसने, एक सेंटर में होगी, बाकी सब स्टेट्स में होंगी, ठीक है, बाकी सब स्टेट्स में होंगी गवर्नमेंट। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह है जिसको जो है सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, वो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, जैसे ये अंडमान निकोबार और यहाँ लक्षद्वीप, ठीक है, इन दोनों को। और ऐसे ही जो है दमन दीव है, ऐसे ही और भी है, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, इन सब को कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज़, यूटीज़ बोलते हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़। तो यहाँ पे कैसे शासन चलेगा, कैसे इसमें जो है इसके जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाएगा। तो द यूनियन टेरिटरीज़ करके 4 आर्टिकल डाला गया है, 238 से लेकर 242 तक, ठीक है, 5 आर्टिकल है, इसको आप देखिएगा। यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है इसमें, कैसे यहाँ पे जो है काम होगा। फिर उसके बाद देखिए, अब इसके बाद एक गवर्नमेंट यहाँ हो गई,
तो एक गवर्नमेंट आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को देखेगी, फिर बहुत सारी गवर्नमेंट जो स्टेट्स को देखेगी, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट सेंटर में, फिर स्टेट में गवर्नमेंट्स अलग अलग, फिर उसके बाद आपकी यूनियन टेरिटरी में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। इसके बाद देखिए गांव भी आपका है, ठीक है। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट, फिर स्टेट जो है ढेर सारे उनकी गवर्नमेंट्स, फिर उसके बाद आपकी जो है यूनियन टेरिटरी में कैसे चलेगी, फिर उससे छोटा आएगा तो विलेज आ जाएगा। विलेज, सिटीज़ और विलेज के अंदर कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसको इजी करने के लिए पंचायत सिस्टम ये ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये पंचायत सिस्टम पहले था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इसको बाद में ऐड किया गया। और ये जो है 73rd अमेंडमेंट 1992, ठीक है, इस समय इसको ऐड किया गया, ठीक है। वो राजीव गांधी इसका प्रपोजल लेके आए थे, लेकिन उनका जो प्रपोजल गिर गया, बिल उनकी गिर गई। फिर उसके बाद जो है वीपी सिंह ने भी कोशिश की, इसके बाद जो है नरसिम्हा राव के समय में ये जो है ऐड हो गया, ठीक है। ये बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है नरसिम्हा राव का या उस वक्त के लोगों का कि पंचायत को उन्होंने ऐड किया इसमें। पंचायत अब कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 243, अब 243 पहले आएगा, फिर 243 A B C D करके O तक जाएगा, ठीक है। तो ए से लेके ओ तक ये डायरेक्ट मिलाने को देगा आपका पंचायत कहाँ से कहाँ तक है। तो 243 से लेके 243 ए, बीच में ए शुरू हो जाएगा, उसके बाद BCD करके ओ तक जाएगा, ठीक है। और 73वां अमेंडमेंट है ये, ठीक। तो पंचायत लगी 1992 में, 73वां अमेंडमेंट है। वैसे पहली जो पंचायत थी वो जो है 1959 में, ये जो है नागौर राजस्थान में बनी, जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। इसके बाद देखिए म्यूनसिपैलिटी 243 से 243 ZG, ठीक है, 243P से 243 ZG। म्यूनसिपैलिटी कहाँ काम करेगी, ये आपके शहरों में काम करेगी, ठीक है, कस्बों में काम करेगी, जैसे नगर पालिका आपकी है। तो इसके लिए पूरा जो है सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे कि कैसे इलेक्शंस होंगे, कैसे जो है उसमें गवर्नमेंट चलेगी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, वो सब चीज़ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए ये म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के लिए इलेक्शन होंगे, बिना इलेक्शन के नहीं, इलेक्शंस होते हैं बाकायदा। इलेक्शंस होंगे जो, वो इलेक्शन के अंदर कौन इलेक्शन कराएगा, तो स्टेट का एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। ये भी लिखा हुआ है इन्हीं में, स्टेट का एक इलेक्शन कमीशन होगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और वो ये सब इलेक्शंस कराएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 9A और 9B, ठीक है। तो पार्ट 9B में द कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा गया, ये 9B था नहीं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। कोऑपरेटिव सोसाइटी, गांधी जी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बहुत जोर देते थे, ठीक है। और उसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया, ठीक। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि कुछ लोग मिल के अपना जो है कोई सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है। लोकल लोगों से जो सिस्टम चलता है, एक ग्रुप है वो अपना पूरा सिस्टम चला रहा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी होती है, ठीक है। तो ये 243 से ZH से ZT तक है, ये पूछता बहुत है, ये आपको पता होना चाहिए, ZH से ZT तक, ठीक है। और ये जो है जोड़ा गया है 97th अमेंडमेंट 2011 से। तो इम्पॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी कब जोड़ा गया है, तो 97th अमेंडमेंट 2011 से। इसके बाद देखिए शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। अब इसके बाद कुछ ऐसे एरियाज़ हैं पहाड़ी वहाड़ी के इलाके में, जैसे आपके जो है ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इन सब जगह पे, आसाम, इन सब जगह पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, हिली एरियाज़, जिसमें जो है अभी भी शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह जो है बहुत अच्छे से रहती हैं। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए बाकायदा एक अलग से जो है एक पार्ट जोड़ दिया गया है 10th, ठीक है, कि कैसे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। वहाँ पे जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं ले जाते हैं, वहाँ के लोगों को ये आज़ादी दी जाती है कि वो अपने हिसाब से अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन चला लें। तो वहाँ पे कैसे एक काउंसिल होती है, वो काउंसिल कैसे बनती है, फिर काउंसिल में कैसे जो है इलेक्शन वगैरह होते हैं, फिर कैसे वो काउंसिल काम करती है, तो ये सब दिया हुआ है इसमें। तो उनको बहुत ज़्यादा जो छेड़ा नहीं जाता है, जो एरिया ट्राइबल्स हैं वो एरियाज़ के अंदर उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसको काउंसिल बना दी जाती है, फिर वो चलाती है उसको, ठीक है। तो ये इसमें दिया हुआ है। तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की जो है काउंसिल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो ये आपको समझ में आया कि इंडिया है पूरा, ठीक है, इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, उनके लिए है। फिर स्टेट्स के अंदर आपका जो है, स्टेट के बाद जो है यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के बाद आपका विलेज है और कस्बे हैं या सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर म्यूनसिपैलिटी और पंचायत। फिर उसके बाद आपका जो है शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब का एरिया, ये भी है, ठीक है।
तो वो 9 में है आपके। फिर उसके बाद 10th में है शेड्यूल ट्राइब वाला। फिर 11 में देखिए, 11 में जो है यहाँ से शुरू होगा कि 2 गवर्नमेंट है, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि यूनियन पूरे इंडिया को देखता है और इंडिया ही को स्टेट में बांटा गया है, तो हो सकता है कोई लॉ ये बनाए और फिर स्टेट कोई लॉ बनाए और दोनों आपस में टकरा जाएं, ठीक है। तो इस तरह का जो है आपस का जो है लेजिस्लेटिव वाला, मतलब कानूनी कोई जो है दांव पेच कैसे चलेगा, कानूनी रिलेशन कैसा होगा, ठीक है, वो जो है आपके ये पार्ट 11 में दिया गया है। और सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन बताया गया है कि यूनियन और स्टेट के बीच लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा होगा, ठीक है, कानून वाला, किस पे कौन कानून बनाएगा और कहाँ पे नहीं बनाएगा, ये सब चीज़ दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए, वैसे यूनियन भारी पड़ेगा जब भी कोई कानून बनाने की बात आएगी तो, ठीक है। इसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट है, इसी में 2 पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, दोनों एक ही साथ दिए गए हैं 245 से 263 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 11, ठीक है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, बहुत सारे मैटर इसी में आके जो है एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है अब पैसे का मामला आएगा, फाइनेंस टैक्स वगैरह का मामला आएगा, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट सूट, ये सब जितना है ये आपके 12 में है, ठीक है, 12 पार्ट में 294 से 300A तक। अब 300A आप जानते रहिए कि ये जो है पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था प्रॉपर्टी का, राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक है, 7वां फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको हटा के इसको जो है लीगल राइट बना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, 300A में लिख दिया गया कि फंडामेंटल राइट है आपका जो है, फंडामेंटल राइट नहीं कहा, ये कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर राइट है लोगों का, लेकिन उसको गवर्नमेंट ले सकती है, तो फंडामेंटल राइट नहीं रह गया अब राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट का हिस्सा था, लेकिन अब 300A में लाके जोड़ दिया गया है, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है, ठीक है। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट और यूनियन के बीच कैसा जो है प्रॉपर्टी का मामला आएगा जब, तो कैसे रिलेशन बनेगा, कैसे जो है काम करेंगे लोग, ठीक है, या फाइनेंस पैसे से का मामला आया तो कैसे करेंगे। ऐसे ही ट्रेड को लेके है, यूनियन और स्टेट के बीच जो है ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, बहुत सारी चीज़ों का ऐसा होता है, किस पे क्या कैसे नियम बनेगा, कैसे काम चलेगा, तो ये पूरा दिया हुआ है ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ये जो टर्म दिए हुए हैं फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट, ये 4 टर्म याद रखिए, ये आपका 12 का है। फिर उसके बाद ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ठीक है, ये जो 3 टर्म है ये जो है आपके 13 के हैं, ठीक है, 13 में ट्रेड, ठीक है, 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, और 11 में आपका जो है लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ये सब जो है दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए पार्ट 14 में आइए, यूनियन सर्विस कमीशन, ठीक है, यूनियन सर्विस कमीशन और स्टेट सर्विस कमीशन 2 तरह के जो होते हैं, एक IAS बनाता है, एक PCS बनाता है, ठीक है, मतलब मेन बड़ा जो पोस्ट वही है। तो UPSC हो या SPSC हो, ठीक है, दोनों जो है इसी पार्ट में दिए गए हैं 14 में, ठीक, पार्ट 14 में 308 से लेकर 323 तक है। कैसे जो है UPSC बनेगा, UPSC कैसे और काम करेगा, वो सब कुछ दिया है, उसके फंक्शन वगैरह दिए हैं। फिर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में दिया गया है इसको, पार्ट 14A, ये 14A है, ये ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, ये भी बाद में जोड़ा गया है, 42वें अमेंडमेंट से इसको भी जोड़ा गया है। इसमें क्या है कि बहुत सारी जो है सर्विस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो ये ट्रिब्यूनल पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट के पास पावर है ट्रिब्यूनल बनाने की, ये बनाएगी और उस मसले को हल किया जाएगा। और इससे अलावा जैसे टैक्स, जो स्टेट और यूनियन के बीच टैक्स के बंटवारे का कोई झगड़ा शुरू हुआ तो उसके लिए भी ट्रिब्यूनल पार्लियामेंट बना देगी, वो उसको सॉल्व करेगी, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल का मामला 323A, 323B, ये याद रखिएगा, बहुत पूछता है ट्रिब्यूनल कहाँ पे है। तो 42वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया है 14A में। इसके बाद देखिए 15वां जो पार्ट है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, 324 से 329, ये भी इम्पोर्टेंट है। बताया गया है कि इलेक्शन जो है कमीशन होगा और फिर इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा, ठीक है, वो सब इसमें दिया हुआ है। इलेक्टोरल रोल वगैरह के बारे में बताया गया है, और किसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा या इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, वो सब इसमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए स्पेशल प्रोविज़न, ये अगला है 17वां जो है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। इसमें जो है OBC, SC, ST, एंग्लो इंडियंस के लिए पहले था इसके अंदर प्रोविज़न, ठीक है, उसको रिपील कर दिया गया है। तो OBC, SC, ST और एंग्लो इंडियंस के लिए स्पेशल जो प्रोविज़न्स, उनके रिजर्वेशन वगैरह की बात यहीं पे कही गई है, ठीक है, इसी में दी हुई है।
330 से 342, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पार्ट 17, ये 16 होगा। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न 17 में देखिए, हाँ 15 में इलेक्शन है, 16 में जो है स्पेशल प्रोविज़न है, 17 में आपका लैंग्वेज है 17। ठीक है, लैंग्वेज है। अभी देखिए लैंग्वेज, इसमें जिस चैप्टर में जो है इंडिया की जो है लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो है प्रोविजंस दिए गए हैं 343 से 351। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट मिलाने को देता है लैंग्वेज कहाँ पे है, तो 17वें पार्ट में है, आर्टिकल दे देता है 343 से 351। इसमें देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होंगे उसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। फिर रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो बताया है। मदर टंग की बात इसी में की गई है। ठीक है, माइनॉरिटी लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी प्रिजर्व करने की बात की गई है। फिर साथ में हिंदी लैंग्वेज के बारे में इसमें बात कही गई है। तो हिंदी लैंग्वेज हो, मदर टंग हो या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, इसके लिए आर्टिकल सब इसी में है 343 से लेकर 351 में। ठीक है, याद करने वाली चीज़ है क्योंकि ये सब मिलाने को देता है। फिर इसके बाद देखिए 18वां पार्ट है इमरजेंसी। इमरजेंसी में 3 तरह की इमरजेंसी दी गई है यहाँ पे 352 से 360 में। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ इन द स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन राज्यों में, और तीसरा है फाइनेंशियल वाला। ठीक है, वित्तीय आपात। तो 3 आपातकालीन कंडीशंस जो दी गई हैं वो 18 में दी गई। कब ये लगेगा कब नहीं लगेगा ये सब इसमें बताया गया है। इसके बाद देखिए मिसलेनियस है 361 से 367, इसमें जो है अलग अलग प्रोविजन बहुत सारे दिए गए हैं। इसके बाद देखिए 368, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये 361 से उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये यहाँ का नहीं है, यहाँ का है। ठीक है, तो मिसलेनियस में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। जैसे आप प्रेसिडेंट के बारे में जो है, प्रेसिडेंट को जो है प्रोटेक्शन दी गई है, गवर्नर को प्रोटेक्शन दी गई, इनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता है। ठीक है, इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल चार्जेस का कोई केस नहीं चल सकता है। ठीक है, इनके एक्ट जो है उनके खिलाफ कोई केस जो है केस में नहीं कोर्ट में नहीं चल सकता है। साथ में देखिए इसमें दिया हुआ है प्रोसीडिंग इन हाउस। ठीक है, जो भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो या कोई स्टेट का लेजिस्लेचर हो, वहाँ पे जो है कोई पार्लियामेंट्री मेंबर कुछ बोल रहा है और बोलने में वो कुछ कह रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ कह रहा है जो किसी जो है क्राइम में आ जाएगा, उसको लेके जो है किसी कोर्ट में कोई केस नहीं चलेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है पार्लियामेंट के अंदर या कहीं भी, तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वो अपना देख लेगी। ठीक है, आप देखिए मोइत्रा वाला केस अभी हुआ है तो उसमें भी ऐसे ही हुआ, कोई अलग से केस कोर्ट में नहीं चला। ठीक है, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात अगर कही जाए कि कोई भी जो है एमपी या एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है या कोई भी पद पे आ रहा है सरकारी, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो उसके लिए जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 20वें पार्ट पे आ गए, 368 में दिया हुआ है। अब देखिए ये मिसलेनियस था सारा। फिर 368 देखिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया है कई बार। ठीक है, कई बार हो गया है। 351 से ही 1951 से ही शुरू हो गया, पहला अमेंडमेंट 1951 का है। 368 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर दिया हुआ है कि संविधान को कैसे जो है आप अमेंड करेंगे, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है। ये तो ये पहले बताया कि पार्लियामेंट का पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया उस पावर को, कहा कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, सब बदल सकते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 में है। इसे प्रोसीजर बताया गया है कैसे जो है संविधान का अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो 2 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, एक तो होता है जिसपे यूनियन डायरेक्ट अपने पार्लियामेंट से पास करके कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देती है। एक होता है कि स्टेट से जो जानकारी लेनी पड़ती है, मतलब स्टेट से पास कराना पड़ता है। यूनियन भी पास करेगा, हर स्टेट की लेजिस्लेचर पास करेगी उस बिल को, तब जाके वो लागू हो पाएगा। तो 2 तरह का अमेंडमेंट है। इसके बाद देखिए पार्ट 21 में जो है कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस हैं, कुछ स्टेट को स्पेशल जो है दर्जा दिया गया, वो भी टेम्परेरी और ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस जो है पार्लियामेंट ही बना सकती है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि टेम्परेरी जो है कुछ प्रोविजंस बना दे, वो संविधान में जोड़ दे। वो 370 भी टेम्परेरी ही था। ठीक है, तो स्पेशल स्टेटस जो दिया गया जम्मू कश्मीर को वो 370 में था, वो अब हट गया है।
बहुत अभी केस सुप्रीम कोर्ट में इसका चल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी प्रोविजंस है, जैसे हाई कोर्ट के जजेस हैं, कैग है या पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के लिए और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए पार्ट 22 है, जो आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट। इसमें बताया गया है कि टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात की गई है यहाँ पे, बाद में जोड़ा गया है लेकिन की गई है। इसके बाद कौन कौन से ऐसे एक्ट थे जो इस संविधान के लागू होने के बाद रिपील हो गए, वो दिया हुआ है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो भी 1947 में जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट आया और कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके बाद वो सब एक्ट खत्म हो गए। जैसे 1947 का भी एक एक्ट था, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें खत्म हो गई। तो रिपील लिखा हुआ 395 में बताया है कि कौन कौन से एक्ट रिपील हो गए, ठीक है। तो आप इसको जो है देखिएगा। तो पार्ट 22 है टोटल। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी इसमें, ठीक है। और आप इसको जो है देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलाइएगा और देखिएगा कि सारी चीज़ें जो है सही है कि नहीं है, ठीक है। वैसे कोशिश मैंने यही किया है कि सारी चीज़ें सही सही आपको पता चल जाए। तो ये पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, ख़ासकर पार्ट्स के साथ उसका आर्टिकल, क्योंकि वो मिलाने को देते हैं। पार्ट के साथ आपका जो है किस पार्ट में क्या है, कहाँ से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ये पार्ट है ना। आप इसको जब लर्न करेंगे तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब क्लियर होने के साथ साथ यहाँ पे जब आपको फंसाएगा वो क्वेश्चन में, तो आप निकल जाएंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे उसको। तो ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं।